गाइस, वेलकम टू स्विस पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी नवंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट की एक लेसन देख चुके हैं जिसमें कि मैं 2 आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट की थी, COP26 एंड एयर पोल्यूशन इन नेशनल कैपिटल रीजन। बोथ टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोग ये दोनों टॉपिक देखे होंगे, काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि है यहाँ पे क्लेड बैंक डिक्लेरेशन देखेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ही ऊपर है। देन यहाँ पे नेशनल इंटरलिंकिंग है रिवर्स अथॉरिटी की, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर यहाँ पे नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन है, इस मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अगेन फ्लैश ड्रॉट, तो ये भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करूँगी कि इसी लेक्चर में मैं रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स को कंप्लीट कर पाऊँ। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग के लिए, अगर वीज़ा एंड आइज के टेस्ट सीरीज़ आप लोग को ज्वाइन करनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है वहाँ मेल करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लेड बैंक डिक्लेरेशन जो कि ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर के लिए है। तो अभी क्या हुआ है कि 22 कंट्रीज़ जो है एग्रीड हुई है कि ज़ीरो इमिशन होगा। जो शिपिंग ट्रेड रूट्स है ना, जिसमें आप देखो कि बंदरगाह के बीच में जितनी भी जहाज़ें चलती है उससे काफ़ी ज़्यादा इमिशंस होते हैं। इमिशन के कारण आज की डेट में आप देख रहे हो कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होते हुए जा रही है। और जो COP26 फर्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस किए थे उसमें भी नेट ज़ीरो करने की टारगेट है। अब आपको ये बतानी है कि नेट ज़ीरो करने की टारगेट हमारी कब तक है, किस साल तक है। ओके, तो यहाँ पे ये डीकार्बोनाइजेशन करने की बात की जा रही है हमारे पूरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री को। एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। अब यहाँ पे आप देखो डिक्लेरेशन निकल कर आया है। इट मीन्स कि क्लेड बैंक जो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, एक जगह है क्लेड बैंक जहाँ पे ये आपका सबमिट हुआ है, वहाँ से ये आपका डिक्लेरेशन निकल कर आया है। तो ये जो क्लेड बैंक डिक्लेरेशन है ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर का, जो कि लॉन्च हुआ था COP26 के ही सबमिट में, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका इस्टेब्लिशमेंट होगा क्या, एटलीस्ट 6 कॉरिडोर बाय 2025। तो ये 6 जो ग्रीन कॉरिडोर्स होंगे, तो ये ग्रीन कॉरिडोर्स होते क्या हैं? ग्रीन कॉरिडोर जो है इसको ऐसा कहा गया कि एक ऐसा शिपिंग रूट होगा ना 2 मेजर यहाँ पे पोर्ट के बीच में। हमारे देश में टोटल 13 मेजर पोर्ट है, पहले 12 थे लेकिन अभी इन्नौर भी कंस्ट्रक्ट हो गया, तो फिर 13 मेजर पोर्ट्स है और बाकी आपको देखने को मिलेगा कि माइनर पोर्ट्स है। ओके, तो जितने भी मेजर है यानी कि यहाँ पे 2 मेजर पोर्ट्स हब के बीच में यहाँ पे एक शिपिंग रूट बनाया जाएगा जिसमें कि आप देखो टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिक और रेगुलेटरी फिजिबल होगा जीरो इमिशन शिप्स के लिए। यानी कि यहाँ पे आपका ग्रीन कॉरिडोर है, जैसे कि आप रोड के भी फेज़ में आप पढ़े होंगे कि ग्रीन कॉरिडोर बनाई जा रही थी, वैसे ही यहाँ पे आपका ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है कि ज़ीरो इमिशन होगा या लेस इमिशन होगा, और ये पब्लिक और प्राइवेट एक्शन के थ्रू इसको आपका एक्सेलरेट किया जाएगा। क्या हम लोग इस डिक्लेरेशन को साइन किए हैं? तो अभी तक हम लोग इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किए, तो ये सबसे बड़ी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल होने का, इसमें क्या है ना कि जो जितने भी जहाज़ें होगी वो ज़ीरो कार्बन फ्यूल्स में वो रन करेगी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे अपडेट किया जाएगा जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस हिसाब से। अब देखते हैं कि इंडिया का क्या सिनेरियो है शिपिंग में। तो इंडिया जो है यहाँ पे हम इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर तो है ही, साथ ही जो मारपोल है जिसे हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पॉल्यूशन कहते हैं, इसको हम लोग ने साइन कर रखा है। तो ये दोनों हमारे इस शिपिंग से ही रिलेटेड है, हमारे ओशन से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। रिसेंटली इंडिया के द्वारा एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, वो भी IMO के तहत है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, कि शिपिंग इंडस्ट्री की जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको 50% तक कट करना है। और ये कब तक कट करना है? तो 2050 तक। ठीक है, जो कोस्ट लाइन है, चूँकि हमारी कोस्ट लाइन आप देखो सदर्न जो हमारा पेनिसुला है, साथ ही हमारा जो लक्षद्वीप वाला एरिया है, अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया है, ये पूरा 7500 किलोमीटर है। 12 मेजर पोर्ट है और 200 माइनर पोर्ट्स है। अगेन आपको हर जगह 12 देखने को मिलेगा, बट इन्नॉर पोर्ट को अभी भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा, सो दैट्स वाई ये हर जगह लिखा जा रहा है। तो ठीक है, 12 ही मान के चलिए, और 200 माइनर पोर्ट्स है। इंडिया में आप देखो 16 लार्जेस्ट मैरीटाइम कंट्री है, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह के मामले में, हमारा जो पेनिसुला है उसके मामले में हम लोग 16th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। 95% जो हमारे देश की ट्रेड बाय वॉल्यूम है और 70% बाय वैल्यू है, जो कि शिप से ही मूव होती है। आपको पता है कि जितने भी सामान जो है ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, वो सबसे सस्ती जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सी के थ्रू होती है, शिप्स के थ्रू होती है। सबसे महंगी जो आपको देखने को मिलेगा वो रोडवेज़ है। ठीक है, रेलवेज़ है, सी है, रेलवे वाटरवेज़ है, रेलवेज़ है एंड रोडवेज़ है, तो ये याद रखनी है। इंडिया जो है वो आप देखो कि स्ट्रैटेजिकली इंटरनेशनल ट्रेड रूट पे ही लोकेटेड है,
और शिप रिपेयर को भी ऑफ़र करते हैं। कई बार आप देखते हो कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह जाने में भी, एक देश की बंदरगाह से दूसरे देश की बंदरगाह जाने के बीच में भी कई बार कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाए या फिर कुछ खराबी आ जाए, तो हमारे यहाँ जो है किसी भी बंदरगाह में रुक कर वो रिपेयर भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस सर्विस भी हम लोग जहाज़ों को प्रोवाइड करते हैं, जो कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जाती है और हमारे यहाँ पे बीच में देश पड़ता है। तो ऐसे भी काम हम लोग करते हैं। हमारे जो बंदरगाह है इसमें यहाँ पे इस सारे फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है। तो बाय वॉल्यूम आप देखो तो 95% जो है कंट्री का ट्रेड, लेकिन बाय वैल्यू आप देखो तो 70% है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको देखने को मिलेगा कि हमारे वाटरवेज में हम लोग डिपेंडेंट है। लेकिन ग्रीन शिपिंग इंडिया की अगर हम लोग देखें तो इसमें चैलेंजेस क्या है, क्या परेशानी है? सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे पास उस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ कमी है, चाहे वो रेलवेज़ हो, वाटरवेज़ हो और जो कि हाईवेज़ को कनेक्ट करती है। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग जो है वो शिपिंग के द्वारा देखने को मिलेगा और जिसके कारण इमिशन बहुत ज़्यादा होंगे। तो जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में। आप देखो कि काफ़ी डिफ़िकल्टी यहाँ पे देखने को मिल रही है इन्वेस्टमेंट फ़ंड को सिक्योर करने के लिए। आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग शिप्स है वो आज के डेट में आप देखो कि जो एग्जिस्टिंग शिप्स है ना बाय इको फ्रेंडली वंस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फंड लगाने होंगे, तभी हम लोग जो है इस तरीके का यहाँ पे इको फ्रेंडली शिप्स ला पाएंगे, साथ ही साथ इमिशन कट डाउन कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा है। यूज़ ऑफ पॉल्यूटिंग फ्यूल है, जो हम लोग जिस तरीके के फ्यूल यूज़ करते हैं शिप्स वगैरह में, उसमें हाई अमाउंट ऑफ सल्फ़र है और इसके कारण सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जब भी ये हमारा फ्यूल जलता है। तो इसके कारण और भी ज़्यादा हमारी जो वातावरण है वो डैमेज हो रही है। अनफेवरेबल वेदर कंडीशन है। जोग्राफिकली अगर आप देखो तो हमारे देश में सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स जो है वो फेज़ होते हैं, इसको फेज़ किया जाता है लोकलाइज्ड वेदर कंडीशन से, जो कि फ्रिक्वेंटली यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, जिससे आप देखो कि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलता है शिपिंग रूट में और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल कंजप्शंस होता है। तो जितना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होगा ऑब्वियस है कि उतना ज़्यादा आपको इमिशंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपका मिला जुला कर ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में जो ग्रीन शिपिंग है उसमें काफ़ी चैलेंजेस है। वे फॉरवर्ड है कि किस तरीके से हम लोग ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लो सल्फ़र क्रूड ऑयल को यूज़ करना चाहिए। फ्यूल जो सल्फ़र है ये आपका जो है ये रिड्यूस किया गया है 3.5% से लेकर 0.5%। बट हम लोग जब से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने तो हमारा सल्फ़र का जो यहाँ पे आप देखो कि ये जो फ्यूल सल्फ़र है इसको लिमिट किया गया है। फिर रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग शिप्स है। रेट्रोफिटिंग शिप्स इंजिन्स जो है ये आपका बायोफ्यूल में ये रन करते हैं और फिर इसको स्क्रबर्स के साथ एक फिट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि इमिशंस कम होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि रेट्रोफिटिंग जो एग्जिस्टिंग शिप्स है दीज शिप्स आर इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारा इमिशंस को कम करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इस तरीके के हमें जो है शिप्स वगैरह को लाना चाहिए जो कि बायोफ्यूल पे चले। इसके बाद है रूट प्लानिंग। एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट जो है वो लेने की ज़रूरत है और शिप्स को यहाँ पे आप देखो कि ऑप्टिमम स्पीड में, इतनी स्पीड में यहाँ पे चलाने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन ना हो। कम फ्यूल कंजप्शन होंगे तो इमिशन ऑलरेडी कम होंगे। तो ये चीज़ें कहा जा रहा है कि रूट प्लानिंग करने की भी ज़रूरत है जहाँ पे एक ऑप्टिमम स्पीड हो जिससे फ्यूल कंजप्शन लेस हो और इससे इमिशन भी लेस होंगे। ग्रीन शिप रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। एनजीटी के द्वारा ये अप्रूव भी किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अच्छा, आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल के तहत जो है ट्रिब्यूनल को यहाँ पे हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। साथ ही यहाँ पे अप्रूव किया गया है बीचिंग। ये एक मेथड है जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा शिप रिसाइकलिंग का, और इससे क्या होता है कि इमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं शिप ब्रेकिंग में, और तो इससे जो है आप देखो कि पॉल्यूशन नेचर में ज़्यादा नहीं होता। तो ग्रीन शिप रिसाइकलिंग देखना है जो कि गुजरात वाले रीजन में। ग्रीन पोर्ट कंस्ट्रक्शन करनी है। ग्रीन पोर्ट यानी कि स्मॉल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और जो सोशल डायमेंशन है डेवलपमेंट का उसको बैलेंस किया जाएगा। इंडिया में आप देखो कि जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। 60% टोटल पावर डिमांड है हर एक मेजर पोर्ट का, जो कि प्रेजेंट शेयर कितना है तो लेस देन 10% है। बट रिन्यूएबल एनर्जी आप देखो मोर देन 60% हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से जो एनर्जी का उत्पादन करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गई, तो इसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड, जो कि अगेन यहाँ पे काफ़ी सही है। तो ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, ये इस पॉइंट को भी आप इंक्लूड कर सकते हो जब भी आप लोग इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिख रहे हो। तो ये क्लेड बैंक डिक्लेरेशंस ध्यान रखनी है।
सो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। रिसेंटली क्या हुआ है कि सेंटर के द्वारा यहाँ पे आपका प्रोसेस लाया गया है कि कैसे एक्सक्लूसिव बॉडी बनानी है इसे, और जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली ये आपकी बॉडी बनाई जा रही है, जिसे नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी कह रहे हैं। तो अब इस बॉडी के बारे में आपको समझना होगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि स्वतंत्र रूप से इसके अलग से इसे बॉडी बनाया गया कि जितनी भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो रिवर को एक दो रिवर को जो जोड़ने की बात की जाती है उसके लिए प्लानिंग करना है, फिर टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेट करना है, और पैसे कितने खर्च होंगे तो फाइनेंस भी करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये बॉडी रही। साथ ही अगर हम लोग देखें NIRA, तो इसको हेड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर के द्वारा। साथ ही यहाँ पे इससे पहले जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी था ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो पिछले बार भी आपको ये देखने को मिला होगा कि UPSC प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और ये अम्ब्रेला बॉडी जैसा काम करेंगे। अम्ब्रेला बॉडी क्या होता है कि एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे जो है बॉडीज़ देखने को मिलेंगे जो कि इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम करेंगे। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि इस अथॉरिटी की फंक्शन क्या होगी। सबसे पहले जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाएगा जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और कुछ कंसर्न्ड स्टेट है जिससे कि ये रिवर आपकी गुजरती है, और डिपार्टमेंट्स है जो कि इस सारे के अंदर आते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये वाटर से रिलेटेड काम करेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि मान लीजिए कि दो देशों की अगर रिवर को इंटरलिंक करनी है तो फिर यहाँ पे रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आ जाएगा। सेकेंड है कि इनके पास पावर है कि वो यहाँ पे इशू कर सकते जो भी, वो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इश्यूज़ है, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड या फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस से रिलेटेड। तो इनके लीगल आस्पेक्ट भी क्या है, इन चीज़ों को भी ये देख सकते हैं। साथ ही इनके पास पावर है कि फ़ंड भी रेज कर सकते हैं और एक रिपोजिटरी जैसा काम कर सकते हैं बोरोड फंड का, और मनी जो कि रिसीव किया जा रहा है या फिर डिपॉजिट किया जा रहा है या फिर लोन दिया जा रहा है ऑन इंटरेस्ट। साथ ही यहाँ पे पावर है कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो सेटअप करे इंडिविजुअल लिंक प्रोजेक्ट के लिए। सो दीज आर द फंक्शंस जो कि आपको इस अथॉरिटी के तहत देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम हमारे देश में क्या क्या है। बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एक्चुअली ये कहाँ से निकल कर आए, इंटरलिंकिंग हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले ये बात हुई थी इंटरलिंक करने का, ये 1858 में आया, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम में ये देखने को मिला, जब ब्रिटिश इरिगेशन इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन थे, जिनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि गंगा और जो कावेरी रिवर है इनको इंटरलिंक कर देना चाहिए कुछ एक नेविगेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। बट ये जो आइडिया था ना इंटरलिंकिंग इंडियन रिवर्स का, ये बाद में रिव्यू किया गया, और कुछ डिकेड पहले ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली यहाँ पे M विश्वेश्वरैया के द्वारा, KL राव के द्वारा और दस्तूर जी के द्वारा इसको रिव्यू किया गया। फिर क्या हुआ कि 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान यहाँ पे प्रिपेयर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन के द्वारा। अब ये मिनिस्ट्री नहीं है क्योंकि इसी को कन्वर्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिया गया है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान अगर देखें तो यहाँ पे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी निकल कर आया था, ठीक है। अब ये बॉडी निकल कर आई जिसमें कि 30 लिंक्स थे, 16 जो है पेनिसुलर कंपोनेंट थे यानी कि नीचे वाली, और आपको 14 जो है वो हिमालयन कंपोनेंट है जो कि हमारी नॉर्थ साइड की है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। साथ ही एक स्पेशल कमेटी भी बनाई गई थी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में, और ये 2014 में बनाया गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है ये मॉनिटर कर रहे हैं इंटरलिंकिंग रिवर को, वो भी टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे एम क्या है, क्यों हम लोग इंटरलिंकिंग कर रहे हैं, तो इसका एम है कि डिफरेंट जो सरप्लस रिवर है कंट्री की उनको लिंक करना है विद डेफिसिट जो रिवर है। मान लीजिए कि जैसे गंगा रिवर है, आप इसमें देखो कि ये पेरेनियल है। पेरेनियल इन नेचर कहने का मतलब है कि 12 महीना इसमें पानी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाटर डिपेंडेंट है। उसके बाद आप कावेरी देखो तो कावेरी में क्या होता है कि जब बारिश होती है मानसून के टाइम में तो इस रिवर में पानी भर जाते हैं। अदरवाइज़ आप देखो कि एक्सट्रीम गर्मी वाले टाइम में या फिर जब यहाँ पे बारिश नहीं होती है तो इस रिवर में पानी नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें है कि जहाँ पे सरप्लस वाटर है उसको उस रिवर के साथ जोड़ना है जिसमें कि पानी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि एक बैलेंस हो जाएगा, यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी जितनी नॉर्थ में है उस हिसाब से साउथ में भी होने लगेगी। और साथ ही साथ आप देखो कि अभी क्या है कि 6 इस तरीके की इंटरलिंकिंग जो रिवर प्रोजेक्ट है वो चल रही है। केन बेतवा है, और ये दमन गंगा पिंजल है, पार तापी नर्मदा है, मानस संकोच तीस्ता गंगा है, और महानदी गोदावरी है, गोदावरी कावेरी है। आपको इतने सारे एकदम से कट टू कट याद नहीं रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इन राज्यों से बिलोंग कर रहे हो जहाँ से ये रिवर गुजर रही है तो फिर आपको ज़रूर याद रखना है। और इसके अलावा अगर 2 देश की यहाँ पे आपका कोई भी रिवर को लिंक किया जा रहा है तो फिर वो आपको याद रखनी है, ठीक है। पेनिसुलर कंपोनेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, ये साउथ वाला है। तो यहाँ पे आप देखो एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में है महानदी गोदावरी, सो इट इज़ हेयर, ओके।
दिस इज़, एंड सेकेंड वन इज़ ये वाली आपको देखने को मिलेगा। सो है आपको ये है इचमपल्ली नागार्जुन सागर, एंड देन इंचमपल्ली ये आपका पुलिचिंतल है। तो ये आप देख सकते हो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7 इस तरीके से पूरा यहाँ पे आपका सारा देखने को मिलेगा। ये जो 12 है, ये 12 है आपका पार, तापी, नर्मदा यहाँ पे। फिर उसके बाद 13 आप देखो तो दमन, गंगा और पिंजल है। 11 की बात करें तो ये परबाती, कालिश और चंबल है, सॉरी कंबल है कोई बात नहीं। ये 10 आप देखो ये केन बेतवा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक रिवर का नाम लिखा गया है, जिससे कि आप इसको देखकर समझ सकते हो। हिमालय का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है। ये आप देखो लूनी है, साबरमती है, यमुना है 4 नंबर पे, और 4th नंबर पे गंगा है, फिर यहाँ पे आपका घाघर, गोमती है। तो सारे रिवर है जिसको कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट, क्या बेनिफिट होगा अगर हम लोग इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट को लेकर चलें। तो हर एक पॉइंट अलग अलग हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे हमारा जीडीपी इंक्रीज़ होगा। देखिए जीडीपी क्या होता है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मीन्स कि एक साल के तहत एक देश में टोटल प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विसेज की कितनी हो रही है, इन दोनों को मिला दे तो उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो आप देखो अगर पानी सही रहे, रिवर में जो वाटर की क्वांटिटी है वो अगर सही रहे, तो ऑब्वियस है कि उससे इरिगेशन फैसिलिटी उन सारे राज्यों में सही होगा, पानी की सेफ ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ में पानी चाहिए तो वो मिलेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ सही हो पाएंगे। तो जल ही जीवन है जैसा कहा जाता है, तो ऑब्वियस है कि अगर जल मिल जाएगा तो हमारा जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। और ये जो है हर एक सेक्टर्स में जल अगर मिल जाएंगे तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शंस जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो ज़्यादा होगी, तो इसके कारण जो है जीडीपी इंक्रीज़ होंगे ही। इरिगेशन इन्हेंस होगा, अभी मैं इसको ही इसी बात पे बता दी, जैसे कि भखरा डैम है, तो इससे क्या हुआ है कि इरिगेशन इंटेंसिटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में। नेविगेशन की बात करूं तो अगर वाटर है तो ऑब्वियस है कि उसमें आप देखो कि लार्ज कैनल्स जो है वो रिवर्स को लिंक करती है, और उससे यही समझ में आता है कि नेविगेशन जो है इनलैंड नेविगेशन कहने का मतलब है कि वैसे राज्यों में इरिगेशन जिसकी बाउंड्री जो है वो लैंड मास से घिरी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद हो जाता है, इससे इनलैंड वाटरवेज जो ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया में वो फास्ट हो जाता है, और जो रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन है वो भी यहाँ पे बेटर तरीके से फास्ट हो जाते हैं। और जैसे कि मैं अभी आपको बताई कि वाटरवेज जो है वो सबसे चीपेस्ट है, तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। तो इकोनॉमिकली आप देखो तो बहुत ही बेटर है। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर इंटरलिंक कर देते तो इससे जो फ्लड और ड्रॉट की समस्या है, जहाँ पे जिस रिवर पे ज़्यादा पानी है, सरप्लस वाटर है, तो वहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइज होती है। जैसे गंगा के कारण ही आप देखो कि इससे सटे जो भी राज्य है वहाँ पे बाढ़ आते हैं। वहीं आप देखो कि साउथ वाले रीजन में वहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो जो फ्लड का प्रॉब्लम है, जो ड्रॉट का प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो जाएगा, वाटर अवेबिलिटी हो पाएंगे। जो वाटर क्राइसिस हमें देखने को मिलता है बहुत सारे देशों में, तो ये चीज़ें यहाँ पे कम होगी। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फूड सिक्योरिटी है, जहाँ पे जितने ज़्यादा रिवर्स में पानी है तो उस हिसाब से आप देखो कि इरिगेशन फैसिलिटी बेटर होती है। इरिगेशन सही होगा तो फसल सही होंगे, फसल सही होगा तो लोगों तक जो है अनाज पहुँच पाएगा, तो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी हो पाएगी। साथ ही जो बर्डन है विमेन और गर्ल्स के ऊपर कि उन्हें पानी लेकर आना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस से, आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिस्टेंस चल कर जो है जाकर पानी लाना पड़ता है। इवन ऐसी भी जगह है जहाँ पे पानी जो है उनको लोग गैलन वगैरह में भर भर के लाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। साथ ही हेल्थ और एजुकेशन कंडीशन यहाँ पे आप देखो कि इम्प्रूव हो जाएगा। जब आपको पानी की सुविधा मिलेगी, आपके पास सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर होंगे, तो ऑब्वियस है कि हेल्थ पर्सपेक्टिव सही रहेगा और एजुकेशन भी इस रीजन में सही होगा। और जो डिजीज़ बर्डन है, क्योंकि बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, वो आपका नहीं होगा। अरेस्ट किया जाएगा जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, ऑब्वियस है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखो कि अगर पानी की व्यवस्था सही नहीं है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, अगर आपको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियस है आप ऐसी जगह जाना चाहोगे जहाँ पे आपको पानी की सुविधा मिले। तो इसलिए लोग जो माइग्रेट करते हैं ज़बरदस्ती, इसे डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे बंद हो पाएगी। तो हम लोग यहाँ पे 3 एंगल से देखें, सोशली, इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली। ओके, लेकिन ये तो हम लोग बेनिफिट देख लिए, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आए और उसमें हम लोग को एकदम से कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले अगर हम लोग इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो यहाँ पे रिवर इंटरकनेक्शंस है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, महंगे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग कैनल्स जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कॉस्टली है। इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा हो जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पे रिवर्स को अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ना, तो इससे जो मॉनसून पैटर्न है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाएगा।
डैम जो है वो हमारे हिमालयस की जो फॉरेस्ट है उसको थ्रेटन करेगा, और साथ ही इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो मानसून सिस्टम है। सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जो लाइफ स्पैन है और जो बेनिफिट्स होता है बहुत सारे इरिगेशनल प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पे कम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रैपिड रेट देखने को मिलेगा सेडिमेंटेशन का। डिफॉरेस्टेशन की बात करूँ तो कैनल डेवलपमेंट के कारण आप देखो कि बहुत लार्ज नंबर पे जो है कुछ एरिया में डिफॉरेस्टेशन होंगे, फॉरेस्ट की कटाई होगी, तो ये भी एक बिग चैलेंज है। मैरिन लाइफ के लिए थ्रेट है। आप देखो कि हर एक जो स्पीसीज़ है जो वाटर रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, अगर उनको दूसरे रिवर में लिंक करके जो है पानी मिक्सअप कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल को प्रॉब्लम है, उनके रहने का जगह को प्रॉब्लम है, फिर वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा कि मैरिन लाइफ में काफ़ी थ्रेट है। तो ये तो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सोशल अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट है। आप देखो डैम बनाने के लिए वहाँ के जो लोकल लेवल के लोग होते हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। उनकी आप सोचो कि कई सालों से वहाँ पे उनकी ज़िंदगी चलती जाती है, अचानक से उनको हटा के कहीं और भेज दिया जाता है। और कई बार तो आप ऐसा देखो कि मैक्सिमम टाइम जो लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है ना किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण, तो उनको रहने का जगह नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो लोग जो है यहाँ पे उनकी हालत और भी बद से बदतर हो जाती है। पॉलिटिकल टेंशन है, जैसे वाटर आप देखो कि स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो अगर इंटरलिंकिंग रिवर की बात करें तो ये वाटर शेयरिंग को कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैनेजमेंट प्रॉब्लम देखने को मिलेगा जितने भी उस रिवर से गुजरने वाले राज्य हैं। कुछ जो यहाँ पे इंटरलिंकिंग रिवर स्कीम है, ये इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन भी इसका देखने को मिलता है। पॉसिबल इम्पैक्ट आप देखो तो हमारे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में। तो आप समझना होगा कि इसका उपाय क्या है वे फॉरवर्ड में। तो सबसे पहले कि जो फेडरल इश्यूज़ है उसे फ्लेक्सिबल होना होगा। फेडरल इश्यूज़ कहने का मतलब है कि आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये केस टू केस काफ़ी बेसिस पे ये डिफ़र भी करता है। जो हमें यहाँ पे ज़रूरत है वो ये है कि जो रिवर इंटरकनेक्शन हो रहा है इसको हम लोग केस टू केस, जिस तरीके से ये अलग है, हर एक राज्य की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है, तो इसको उस तरीके से लेकर चले। और मेनली हम लोग को फोकस करना है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिजिड हो, कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने ज़िद पे अड़ जाए, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़िद पे अड़ जाए, तो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे प्रॉपर असेसमेंट करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे अर्जेंट नीड है कि हम लोग सोशियो इन्वायरमेंटल जो साइंटिफिक और टेक्निकल असेसमेंट है वो यहाँ पे लेकर चले, जिससे कि जो इंटरलिंकिंग है रिवर की वो यहाँ पे बेटर तरीके से हो सके। ओके, एंड देन यहाँ पे किया जा रहा है कि रिहैबिलिट करने की ज़रूरत है। जितने भी लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, चाहे वो डैम रिकन्स्ट्रक्शन में हो या फिर कोई और भी कंस्ट्रक्शन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए हो, तो उन्हें जो है प्रॉपर तरीके से रिहैबिलिट करने की ज़रूरत है। अब कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है ये गुड सॉल्यूशन है जिस तरीके से वाटर की शॉर्टेज हो रही है उसके लिए, बट इंटरलिंकिंग को भी सही तरीके से करना होगा। एक रिकनसाइंसेस की सर्वे की ज़रूरत है और डिटेल स्टडी की ज़रूरत है कि क्या इससे जो है हमारे इन्वायरमेंट और एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमन लाइफ में कोई भी तरीके का ट्रबल नहीं होना चाहिए अगर हम लोग इंटरलिंकिंग रिवर की कर रहे हैं। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक आपका कंक्लूजन होता है कि इससे हम लोग जो है छोटे से ही पॉइंट में यहाँ पे ये दर्शा दिए कि हाँ ये एक गुड सॉल्यूशन है, बट फिर भी हम लोग को हर एक एंगल में सोच के चलना होगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं उसे मैं और भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में आप समझो कि अभी कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो केन बेतवा यहाँ पे रिवर इंटरलिंकिंग है, क्योंकि ये पहली ऐसी प्रोजेक्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत जिसमें कि रिवर को इंटरलिंक किया जा रहा है। तो केन बेतवा जो यहाँ पे रिवर है, ये यहाँ पे पानी जो ट्रांसफ़र होगा ना वो केन से बेतवा में होगा। केन में जो है वाटर सरप्लस है और बेतवा में वाटर शॉर्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दौदम डैम बनाया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि केन रिवर में जो वाटर है उसको बेतवा में ट्रांसफ़र किया जाएगा और एक कैनल लिंक किया जाएगा दोनों रिवर्स में। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि केन और बेतवा जो है ये दोनों आपका रिवर जो है यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ है। इससे क्या होगा कि पानी जो है ये सरप्लस एरिया से उस एरिया में जाएगा जहाँ पे पानी की कमी है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। ठीक है, और मेनली आप देखो कि यहाँ पे बुंदेलखंड वाला रीजन है जहाँ पे पानी की कमी है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सबसे पहले तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। साथ ही यहाँ पे आपको कंसर्न्स भी देखने को मिलेगा, यानी कि प्रोजेक्ट जो है वो पार्टली आप देखो कि यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व्स को सबमर्ज कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो वल्चर और जैकल्स रहते हैं उनके लाइफ में, उनके हैबिटाट को ये अफेक्ट भी करता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप देखो कि पन्ना टाइगर रिजर्व्स जो एमपी में वो पार्टली सबमर्ज हो गया है इस प्रोजेक्ट को, यानी कि इस रिवर को इंटरलिंक के कारण। तो ये भी कंसर्न है, तो इसको भी देखना होता है। साथ ही आप देखो 2 स्टेट्स 2 रिवर एंड अ लिंक, यानी कि 2 स्टेट है 2 रिवर है लेकिन इसको एक लिंक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी है और साथ ही साथ एमपी है जिसमें कि आपका 2 रिवर को लिंक करने की बात की जा रही है।
अब आप देखो केन और बेतवा रिवर के बारे में पूरी डिटेल में दी गई है, क्योंकि इसमें ये हमारे एक तो देश की सबसे पहली यहाँ पे इंटरलिंकिंग है, तो इसलिए इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि केन रिवर की अगर ओरिजिन देखें तो ये कैमोर हिल है जबलपुर में। रिवर बेसिन कहाँ कहाँ है इसकी, तो मध्य प्रदेश एंड यूपी है। और अदर फीचर्स देखें तो ये पन्ना से फ्लोज होती है और यमुना को ज्वाइन करती है, और ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी। बेतवा रिवर की बात करें तो ये रेजिन डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही रिवर बेसिन कौन कौन सी है, तो एमपी और यूपी है। यमुना को ज्वाइन करती है एज ट्रिब्यूटरी। ओके, अब ये समझते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ा ये इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहली बात है कि लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, क्योंकि जल ही जीवन है और जल पे ही सारी चीज़ें निर्भर है। तो ऑब्वियस है कि जल अगर जहाँ पे पहुँचता है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन ख़त्म होगी तो जीवन जो है लोगों की बेटर हो पाएगी। नेविगेशन प्रोवाइड किया जाएगा, इरिगेशन पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। साथ ही वेरिएशन है रेनफॉल में, और जो वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ेगी, और जो फ्लड और ड्रॉट वाली जो इफेक्ट है, नेचुरल डिजास्टर है, ये यहाँ पे कम हो पाएगा। सो ये पूरी बात रही यहाँ पे। ओके, तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आई हो, और काफ़ी बेटर तरीके से यहाँ पे आपको ये आर्टिकल जो है रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन। एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे तैयार हो चुका है कोल मिनिस्ट्री के द्वारा। तो एक्चुअली इस मिशन का एम है कि हमें गैसिफिकेशन अचीव करनी है 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल की, और कब तक, तो 2030 तक। और ये पहला बार आपको फर्स्ट टाइम ऐसे देखने को मिलेगा कि एक मिशन डॉक्यूमेंट जो है उसको रिलीज़ किया गया है। इसमें क्या है कि जो विज़न है 100 मिलियन टन्स का कोल गैसिफिकेशन का, तो इसकी विज़न को यहाँ पे रखा गया है 2030 तक इसको कंप्लीट करना है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा यहाँ पे आपका जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कुछ स्ट्रैटेजी, जिसमें कि है कि जो गैसिफिकेशन पोटेंशियल है कोल फील्ड का, उसको यहाँ पे मैप करना है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। साथ ही डेवलप करनी है हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी को, जैसे कि लो जो ऐश कोल है, या फिर कोल को जो पिट कॉक में मिक्स करके यूज़ किया जाता है, या फिर ऐसे कोल यूज़ किए जाते हैं जिससे हाई ऐश कंटेंट है। जैसे कि हमारे इंडिया की जो कोल यहाँ पे प्रोडक्शन होती है वो गुड क्वालिटी की नहीं होती है, क्योंकि हमारे कोयले में ऐश की कंटेंट ज़्यादा होती है। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी अपने देश में निकाल के लेकर आना है जिससे कि ये सारी समस्याओं का समाधान हो। साथ ही सूटेबल बिजनेस मॉडल डेवलप करनी है जिससे कि हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट को सेटअप कर सके। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेकर आना है जिससे कि एंड प्रोडक्ट के लिए। साथ ही पॉलिसी सपोर्ट होनी चाहिए यहाँ पे, जिससे कि हम लोग देख सके और आत्मनिर्भर भारत स्कीम को जो है ये इनक्रेज भी हो सके। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बहुत सारे जो स्टेक होल्डिंग मिनिस्ट्रीज़ है, और साथ ही क्वांटिफिएबल जो टारगेट है वो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, अब बेसिकली आप ये समझो कि हाँ, कोल गैसिफिकेशन है क्या। कोल गैसिफिकेशन कहने का मतलब है कि इसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग कोयले को गैस में कन्वर्ट करें, और ये कैसी गैस में, सो सिंथेसिस गैस में, जिसे सिन गैस भी कहते हैं। और सिन गैस में कौन कौन से गैस होते हैं, तो इसमें 3 गैस आपको देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको कंपोजिशन याद रखनी है, वो भी सिन गैस के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे गैस कोल को गैस में कन्वर्ट करें, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन। ये जो सिन गैस टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है ना कि जो कोल है, लिग्नाइट है, उसको कन्वर्ट करने के लिए अलाउ किया जाता है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि कोल गैसिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले ये इको फ्रेंडली है, राइट। क्योंकि कोल गैसिफिकेशन जो है ये एक क्लीनर ऑप्शन होता है। जैसे कि आप देखो कि अगर हम लोग कोयले को जलाते हैं तो ऑब्वियस है कि इससे इमिशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम लोग कोयले को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इससे इमिशन कम होती है। और हमारी जो COP21 पेरिस एग्रीमेंट की कमिटमेंट है उससे भी हम लोग पूरा कर सकते हैं इस कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। साथ ही यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन है। सिन गैस जो प्रोड्यूस होता है कोल गैसिफिकेशन से, इसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं सिंथेटिक नेचुरल गैस में, एनर्जी फ्यूल में, जिसमें कि आप देखो कि एमोनिया का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र वगैरह में, पेट्रोकेमिकल्स में। साथ ही आप देखो कि ये जो है इसमें काफ़ी हेल्प हो सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी भी हो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। और ये जो गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, इससे इंडिया को काफ़ी हेल्प मिलेगा कि जो ऑयल की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है, मिथेनॉल, एमोनिया, यूरिया, अदर प्रोडक्ट की जो शॉर्टेज है वो यहाँ पे पूरी हो सके, और इससे हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट। इस प्रोडक्ट से क्या होगा, अगर हम लोग कोयले को गैस में कन्वर्ट करके अगर इस्तेमाल करें तो ऑब्वियस है कि हमें क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट करनी पड़ती है, और जिससे हमारा ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ते जा रहा है, तो ऑब्वियस इन सारी चीज़ों पे हमारा लगाम लग पाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है इंपोर्ट रिड्यूस कर पाएंगे। साथ ही अनटैप्ड जो रिजर्व है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इंडिया में आप जानते हो कि मोस्टली ये जाना जाता है कि कोल डिपॉजिट है जो कि नॉन रिकवरेबल है। तो अंडरग्राउंड जो कोल गैसिफिकेशन है, इससे क्या हो पाएगा कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जो प्लेंटीफुल रिजर्व्स है,
जो कि काफ़ी डीप होते हैं, काफ़ी अंदर तक जाना होता है। इसके कारण जो है आप देखो माइनिंग वगैरह करने के लिए काफ़ी जंगलों को साफ़ करना पड़ता है, तो ये सारे काम नहीं हो, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना आसान प्रोसेस भी नहीं है, चैलेंजेस देखने को मिलेगा। तो क्या चैलेंजेस है? क्वालिटी ऑफ कोल। आप देखो इंडिया में जो कोयले मिलते हैं ना, उनकी क्वालिटी बहुत लो रैंक है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाई ऐश कोल को हम लोग सिन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस है, ठीक है। हमें अपने यहाँ पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप करना होगा जो कि हमारे इंडियन कोल को सूट करे। तो ये एक चैलेंज है कि कहाँ से ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर पाएंगे। सेकेंड है कि कैपिटल और टाइम इंटेंसिव है, क्योंकि आप देखो कि हमारे यहाँ की जो कोल है उसके हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनानी है, तो ऑब्वियस है कि उस हिसाब से हमें पैसे खर्च करने होंगे, उस हिसाब से हमें टाइम लगाना होगा, तो वो कहाँ से आएगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, जो लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सिन गैस कन्वर्जन प्रोजेक्ट को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके। साथ ही शॉर्ट लाइफ स्पैन है रिफैक्ट्रीज़ का, तो यहाँ पे आप देखो कि जो रिफैक्ट्रीज़ है इसमें लाइफ स्पैन जो है 12 से 16 मंथ्स है, तो ये भी बहुत कम है। वाटर इंटेंसिव है। कोल गैसिफिकेशन आप देखो कि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिससे कि हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन कर सके। लार्ज एरिया ऑफ चाइना आप देखो, पर्टिकुलरली वेस्टर्न पार्ट जो है देश का, उसमें जो है न्यू गैसिफिकेशन प्लांट को होस्ट किया गया है, ओके। अब यहाँ पे कंसर्न है वाटर कंटामिनेशन का, लैंड सब्सिडेंस का, डिस्पोज करना जो वेस्ट वाटर सेफली है, तो ये सारे कुछ यहाँ पे कंसर्न है जिसे देखना होगा। अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें इंटर मिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि जो नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन है इसमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत है डिफरेंट लेवल पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल लेवल है। जैसे कि आप देखो एग्जाम्पल बताया गया कि मिथेनॉल को जो ब्लेंड करने की बात की गई है गैसोलीन से, तो इससे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा मिथेनॉल का, ये आपका इंटर स्टेट पाइपलाइन के थ्रू होगा। तो इससे क्या है कि क्लोज कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी बहुत सारे डिफरेंट मिनिस्ट्री में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, और स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये सब मिलकर ही इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट जो यहाँ पे आपके वेरियस लेवल पे जो सरकार है उनकी यहाँ पे कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। गैसिफिकेशन की बात करें, गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसे अडॉप्ट करना होगा, तो ये हमें ज़रूरत है। साथ ही फंडिंग रिक्वायरमेंट है, पैसे तो खर्च करने होंगे क्योंकि हमें अपने कोल के हिसाब से, इंडियन कोल के हिसाब से हमें अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को अगर डेवलप करनी है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमें जो है फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करने होंगे। पॉलिसी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है, हर एक पर टन में आप देखो जो क्वांटिटी ऑफ कोल है उसके पर टन में 400 रुपीज़ है, तो ये हमें छुटकारा चाहिए, यानी कि इसकी छूट चाहिए, तभी हम लोग इस तरीके के काम कर पाए। टैक्स हॉलीडे होनी चाहिए 15 ईयर्स की कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट का। सब्सिडी वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट को परचेज़ करेंगे तो उसके लिए कैपिटल प्रोवाइड करें, कैपिटल जितने लगेंगे उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करें। इंटरेस्ट रेट सबमिशन यहाँ पे देने की ज़रूरत है, सबवेंशन जो कि 20 to 30% होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट सबवेंशन कहने का मतलब है कि जैसे मानिए किसी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, और यहाँ पे ये कहा जाता है सरकार के द्वारा कि आप यहाँ पे फ़ंड लगाओ, उसका 10% जो है मैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा उसका, मान लीजिए कि इंटरेस्ट टोटल जो है वो 10% है, तो 5% सरकार के द्वारा कहा जाएगा कि ठीक है जितना भी 5% का इंटरेस्ट बनता है वो मैं दूंगा, बाकी का 5% आप दे देना। तो इस तरीके से क्या है कि काफ़ी हेल्प हो जाता है। 15% जो मिथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है पेट्रोल के साथ वो करना चाहिए, जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है इस सेक्टर में इंक्रीज़ हो सके। हमें रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है, रैशनलाइज करने की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ की डोमेस्टिक कोल प्राइस है, ठीक है। सो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है जो कि काफ़ी बेटर है। अब इसके साथ आप ये देखो कि क्या हमारे देश में कोल गैसिफिकेशन हो रही है, हमारे देश में क्या क्या इनिशिएटिव लाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल है जिनके द्वारा एक रिसोर्स गैप ऑफ यहाँ पे एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ लेकर आ रहे हैं कोल गैसिफिकेशन से रिलेटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिक जो लिमिटेड है, भेल है, उनके द्वारा यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी सूटेबल है कि हाई ऐश जो इंडियन कोल्स है उसको यहाँ पे सिनगैस में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिंदल स्टील ऑल प्राइवेट लिमिटेड है जिनके द्वारा वर्ल्ड का पहला DRI प्लांट यहाँ पे आपका इंस्टॉल किया गया, जो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से रन करेगा, और ये रन करेगा ना कि सिर्फ यहाँ पे गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ, बल्कि हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक कोल है उसके साथ इसको रन किया जाएगा। तो ये एक 3 बातें याद रखनी है जो कि इंडिया की इनिशिएटिव है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगेन आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग को क्लीनर इन्वायरमेंट की तरफ चलना है तो नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखते हैं फ्लैश ड्रॉट। तो फ्लैश ड्रॉट क्या होता है? फ्लैश ड्रॉट कहने का मतलब है कि अचानक से जो है सूखा पड़ जाना। तो ये क्यों हुआ?
क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो कुछ स्टडी की गई है, यानी कि जर्नल जो नेचर कम्युनिकेशन है उसमें पब्लिश हुआ है, और यहाँ पे रैपिड ड्रॉट देखने को मिला है कि यूनाइटेड स्टेट है, यूएस है, ब्राज़ील है, सदर्न अफ्रीका है, स्पेन है, इन सारे कंट्रीज़ में जो है बहुत अचानक से ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइज हो गई। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है फ्लैश ड्रॉट का, जो कि ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स वाले रीजन में है। अब फ्लैश ड्रॉट मेनली समझते हैं, ये क्या होता है ना कि रैपिड ड्रॉट इंटेंसिफिकेशन, यानी कि किसी जगह पे जल्दी से पानी की कमी हो जाना और फिर वहाँ पे सूखा जैसा जो है प्रतीत होना, और इसका इम्पैक्ट आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में, वाटर रिसोर्स, इकोसिस्टम और ह्यूमन इन्वायरमेंट वाले सेक्टर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि फ्लैश ड्रॉट होता क्यों है। मेनली ये अगर हम लोग देखें तो इसमें लोअर देन नॉर्मल रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन है, यानी कि ड्रॉट सूखा वहीं होगा जहाँ पानी की कमी होगी, जहाँ पे बारिश कम होंगे, एब नॉर्मल हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, विंड्स है, रेडिएशन है। तो इस तरीके की अगर कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है तो उससे हम समझ सकते हैं कि फ्लैश ड्रॉट वाली कंडीशन आ चुकी है। प्रेसिपिटेशन डेफिसिट है, यानी कि बहुत ही कम बारिश हो रही हो। टेलीकम्युनिकेशन है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि को रिलेशन देखने को मिलेगा मेट्रोलॉजिकल और अदर इन्वायरमेंटल फेनोमेना के बीच में, जैसे कि आप देखो कि एल नीनो जो सदर्न ऑसिलेशन है, ये क्या है, एक टेलीकनेक्शन यहाँ पे आपका फेज़ है ना, जो कि गर्म और जो सूखे कंडीशन है उसको ये प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है कि फ्लैश ड्रॉट फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल, इसको याद रखना है। साथ ही इवापोरेटिंग डिमांड भी है, यानी कि आप देखो यहाँ पे जितने पानी अवेलेबल है धरती पे वो इवापोरेट हो जाते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, सोलर इंसोलेशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हाई प्रेसिपिटेशन वेरिएबिलिटी भी कहा जा रहा है। ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक वाले रीजन में आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ड्रॉट डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि सूखा यहाँ पे पड़ता है। साथ ही ऑसिलेशन है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का, तो फ्लैश ड्रॉट जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा मई और जून वाले समय में, जब यहाँ पे बारिश आती है, यानी कि मानसून आता है, ठीक है। और एंटी साइक्लोन्स है, तो यहाँ पे ड्यूअल इम्पैक्ट देखने को मिलता है फ्लैश ड्रॉट का, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है रेनफॉल को सप्रेस कर दिया जाता है और लेस क्लाउड कवरेज होती है, हाई सरफेस टेम्परेचर होता है, जिसके कारण जो इवोपोरेटिव डिमांड है मॉइस्चर का वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दीज आर द रीजंस जिसके वजह से हम लोग फ्लैश ड्रॉट जैसी कंडीशन देखते हैं। अब फ्लैश ड्रॉट जो है अचानक से अगर कहीं सूखा पड़ जाए तो उसका क्या इफेक्ट है। ऑब्वियस है कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखें तो 10 to 15% जो एरिया है वो हमारा जो है राइस और मेज़ के कल्टीवेशन से होता है, इसी की यहाँ पे फसल उगाई जाती है। तो इस तरीके का अगर सूखा हो, जैसे कि आपको पता है कि राइस में जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पानी के बिना ये राइस की खेती नहीं हो सकती। तो अगर फ्लैश ड्रॉट अगर हो रही है तो ऑब्वियस है कि राइस की खेती में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम लोग फ्लैश ड्रॉट देखें 1979 का, 1976 का और 1983 का, तो ये मोस्ट सीवियर फ्लैश ड्रॉट है, यानी कि यहाँ पे एकदम सूखा पड़ा था, और इससे जो खरीफ क्रॉप है यानी कि मानसून सीज़न के टाइम वो काफ़ी अफेक्ट हुए थे। इकॉनमी में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है, और इसमें अगर हम लोग देखें फ्लैश ड्रॉट आ जाता है तो ऑब्वियस है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अफेक्ट होती है और उसके कारण जो है रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हो पाते। अगर यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखें तो जो सीवियर ड्रॉट का इम्पैक्ट है, तो एज़ पर जो यहाँ पे रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसमें ये बताया गया है कि जो सीवियर ड्रॉट का इम्पैक्ट है ना, वो एस्टिमेट लगाया गया है कि इंडिया का जो जीडीपी है पर एनम उसका 2 to 5% यहाँ पे लॉस होता है। इन्वायरमेंट के बेसिस पे देखें तो जो लो वाटर लेवल है वाटर बॉडीज़ में, जैसे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिजर्वायर हो गए, तो इससे जो ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है ना वो कम हो जाती है, और इसके कारण जो फ्लोरा एंड फौना है वो उसमें एडवर्सली अफेक्ट देखने को मिलता है। इसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, वाइल्ड फायर है, जंगलों में आग लग रही है, डेजर्टिफिकेशन है, इट मीन्स कि जो लैंड है वो मरुस्थलीकरण में आपका जो है परिवर्तन हो रहा है। फ्रीक्वेंट फ्लैश ड्रॉट्स जो है इससे स्ट्रेस देखने को मिल रही है, यानी कि जो सूखा आ रहा है तो इससे कई ज़्यादा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, जिनकी जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म होने के कगार में है, यानी कि होने वाले हैं, ओनली थाउजेंड्स के अराउंड जो है इनकी स्पीसीज़ बची हुई है, तो वो भी यहाँ पे आप देखो डेंजर में है। हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे काफ़ी अफेक्टेड एरिया में आप देखो तो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ड्रॉट के कारण जो है यहाँ पे स्कूल से बच्चों को विड्रॉ करना पड़ता है, शादियाँ पोस्टपोन्ड हो रही है, और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे फोर्सफुली वो अपने एसेट को जो है वो बेचना पड़ रहा है, क्योंकि क्रॉप यील्ड में यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो फूड सिक्योरिटी भी यहाँ पे आपका जो देखोगे कि थ्रेटेंड हो रही है। एक्सेस और जो यूज़ ऑफ स्कार्स वाटर रिसोर्सेज है, इससे कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट हो पा रही है, तो सोशली जो है काफ़ी डिसरप्ट हो रही है।
वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि अर्ली प्रिडिक्शन और वार्निंग की ज़रूरत है, साथ ही मॉनिटर करना होगा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है एक ड्रॉट मॉनिटरिंग सेंटर्स भी सेटअप करनी चाहिए, सैटेलाइट को यूज़ करनी चाहिए, जो सैटेलाइट इमेजरी है उसे यहाँ पे इमेज को एक्सेस करना चाहिए, तो जिससे ये पता चलेगा कि अगर लेट से शोइंग हो रही तो इससे आप देखो कि रेनफॉल डिफिशेंसी हो सकती है, यानी कि ये दिखाता है कि अगर बारिश नहीं हो पा रही है, जब बारिश होती है तभी सोइंग किया जाता है, और ये सब एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग को सैटेलाइट के इमेज के थ्रू पता चल जाएगा। इंटर एजेंसी कॉपरेशन है, यानी कि मल्टीपल जो एजेंसीज़ है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है बहुत सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करने के लिए जो फ्लैश ड्रॉट के लिए है। तो दीज आर द थिंग जो कि फ्लैश ड्रॉट में आप देखो एक ब्रीफ हमारे देश का आप देख सकते हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर है वो नोडल मिनिस्ट्री है कि ड्रॉट कंडीशंस को मैनेज करने के लिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि यहाँ पे आप देखो कि 3 कैटेगरीज में ड्रॉट को क्लासीफाई किए, एक मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट यानी कि यहाँ पे जब सीजनल रेनफॉल जो है कम हो जाए, और एक है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट यानी कि यहाँ पे सरफेस और जो सब सरफेस वाटर है उसमें कमी आ जाए, और एक है एग्रीकल्चर ड्रॉट यानी कि जब सॉइल मॉइस्चर और जो रेनफॉल है वो उस हिसाब से नहीं हो जैसे कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पे दिखाया गया है मैप में कि वर्स्ट अफेक्टेड जो यहाँ पे फ्लैश ड्रॉट है तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको सूखा का देखने को मिलेगा प्रकोप है। देन यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल है, कुछ महाराष्ट्र वाले रीजन में भी है। देन यहाँ पे आपका इस रीजन में आता है, फिर उसके बाद आपका इस रीजन में आता है पेनिसुलर रिवर, एंड देन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला जो है नॉर्थ ईस्ट है, फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे पेनिसुलर रीजन आता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लैश ड्रॉट। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आई हो, और कोई भी अगर डाउट क्वेरीज रह जाती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पक्के टाइगर रिजर्व्स 2047 डिक्लेरेशन। तो है क्या, अरुणाचल प्रदेश की जो कैबिनेट है उनके द्वारा ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट और रिस्पॉन्सिव जो अरुणाचल प्रदेश है उनके लिए। तो मेनली यहाँ पे आप देखो कि कैसरे हिंद जो है एज ए स्टेट बटरफ्लाई ये आपका अप्रूव कर दिया गया, क्योंकि बटरफ्लाई की जो टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए और जो बटरफ्लाई की स्पीसीज है उनको सेव करने के लिए इस तरीके का स्टेट बटरफ्लाई इसको घोषित किया गया है। रिवर सिटीज़ अलायंस है, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति जो है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। रिवर सिटीज़ अलायंस क्या है, एक्चुअली ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है रिवर सिटीज़ के लिए, जिसमें कि यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है। साथ ही यहाँ पे 3 जो ब्रॉड थीम्स है उस पर फोकस किया जाएगा, नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सपोर्ट में। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें गंगा बसीन और नॉन गंगा बसीन स्टेट दोनों यहाँ पे इंक्लूड है। ई अमृत पोर्टल है, तो ई अमृत कहने का मतलब है कि एक वेब पोर्टल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, जिसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था COP26 समिट में। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सारे इन्फॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताया जाएगा, और ये पोर्टल है जो कि डेवलप और होस्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है अर्थ फर्स्ट कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देखो कि जिस तरीके से एज ऑफ रॉक्स है फ्रॉम कॉन्टिनेंट फ्रेगमेंट से क्रैटन इसे कहा गया है, तो रिसर्चर्स के द्वारा अर्थ की पहली कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे आपका पाया गया, जो कि 700 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये आपको देखने को मिलेगा इमर्ज हुआ है। स्टडी के द्वारा ये पॉइंट आउट किया गया कि पहले जो कॉन्टिनेंटल लैंड है वो राइज हुआ और फिर यहाँ पे झारखंड का सिंगभूम रीजन बना। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट की लेसन कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये लेसन हेल्पफुल लगे होंगे। अगर हेल्पफुल लगती है तो आप लोग लाइक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे इसी लेसन के साथ। टिल देन, थैंक यू।